गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी से टेस्ट सीरीज आपको कराए जा रहे हैं। इसमें आपको पहले नागरिकता से, उसके बाद मूल अधिकार, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मूल कर्तव्य से क्वेश्चन करवाए गए हैं। क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस जो यूपीपी का पेपर होता है उसमें इसमें इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसलिए एक एक टॉपिक पकड़कर आपसे टेस्ट सीरीज करवाए जा रहे हैं ताकि आप यहाँ से इन टॉपिकों को मजबूत कर लो। अगर यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आए तो आपसे गलती ना हो। अतः अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टेस्ट में आपको राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। अतः आप राष्ट्रपति टॉपिक बहुत पहले पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। और कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चन हो आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास करिए। आपका आत्मविश्वास ही ज़्यादा से ज़्यादा सही करवा सकता है। और ये आपका आत्मविश्वास ये टेस्ट सीरीज और बढ़ा देगा। अगर गलतियां हुई तो उन्हें आप सुधार कर अगले टेस्ट लायक अपने आप को सुधार सकते हो। प्लस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अतः आप अच्छे से टेस्ट दीजिए और अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। कोशिश करिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा सही हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र की या संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। सोचिए किसमें निहित होती है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति टॉपिक से ही क्वेश्चन रहेंगे, जरूरी नहीं कि हर आंसर राष्ट्रपति ही हो। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। मतलब कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की कार्यपालिका काम करेगी वो राष्ट्रपति के नाम पर करेगी। जैसे आपको पता है ये है संसद। संसद तीन लोगों से बना है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर संसद बनती है। अब लोकसभा में जो 545 लोग सांसद बैठते हैं, इन 545 का 15% निकाला जाता है और वही विभिन्न मंत्रियों के पद पर, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जो विभिन्न प्रकार के मंत्री हैं, खाद्य मंत्री, कोयला मंत्री, ये सब जो मंत्री बनते हैं इन्हीं 15%, मतलब इस 545 का 15% निकाल कर यही मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये जो मंत्री जो लोग काम करते हैं, अब इन्हीं मंत्रियों में एक प्रधानमंत्री होता है। अब ये लोग जो काम करते हैं ना, ये जो काम करती है ये राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं। तो मतलब ये जो संघ सरकार है जितना भी काम करती है राष्ट्रपति के नाम पर करती है। इसका मतलब क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब मोदी जी या फिर उनकी सरकार वर्तमान में जो है वो जो काम करती है वो राष्ट्रपति के नाम पर करती है। भले ही दौरे विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री करते हो लेकिन वो जो वहां समझौते करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सोचिए कौन होता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, उसी के नाम पर सभी काम होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल राज्य सरकार का प्रधान होता है। अगला ऑप्शन है, राज्य और राज्य सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? आप बताइए, सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है। राज्य का प्रधान होता है।
राज्य राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रधान होता है। दरअसल भारत राष्ट्र और राज्य में एक अंतर है। जो राष्ट्र है वो एक भावना है, राष्ट्र की कोई परिभाषा नहीं होती, परिभाषा राज्य की होती है। तो भारत एक राज्य है। राज्य के लिए चार चीजें आवश्यक हैं। पहला आवश्यक है कि एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब भारत की एक निश्चित जनसंख्या है। दूसरा आवश्यक है एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, तो भारत का एक निश्चित भूभाग है। तीसरा आवश्यक है कि उसका एक निश्चित नेता होना चाहिए, तो एक निश्चित नेता भी है। चौथा आवश्यक है कि वह अपने निर्णय लेने में स्वयंप्रभ हो, मतलब सक्षम हो, किसी पे निर्भर ना हो। तो भारत अपने निर्णय लेने में सक्षम है। अतः राज्य की परिभाषा होती है, राष्ट्र की परिभाषा नहीं होती। राष्ट्र एक भावना है। भारत एक राष्ट्र है, तो हमारा देश एक राष्ट्र है, वो तो एक भावना है, लेकिन हमारा देश राज्य है। ऐसे ही राज्यों की भी, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। उत्तर प्रदेश की एक निश्चित भूभाग है, उत्तर प्रदेश की एक निश्चित जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में एक निश्चित सरकार है, उसका एक नेता है, और उत्तर प्रदेश सरकार अपने निर्णय लेने में सक्षम है। अतः उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। अतः भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप टेस्ट पूरे ईमानदारी से लगाते हैं तो मेरा दावा है कि यूपीपी में या फिर किसी भी पेपर में राष्ट्रपति टॉपिक से या फिर संविधान के विभिन्न टॉपिकों से जो क्वेश्चन आएंगे, आपसे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मतलब आप पॉलिटी से 90% क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अतः अच्छे से, पूरे कॉन्फिडेंस से ये आप टेस्ट दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। सोचिए, भारत का उम्मीद राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। उम्मीदवार, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कंफर्म इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज, राष्ट्रपति बनने के लिए आपके लिए आवश्यक हो आप भारत के नागरिक हो, आपकी उम्र 35 वर्ष हो कम से कम। लेकिन अधिकतम उम्र का जिक्र नहीं है, आप कितने भी उम्र के हो आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन आपकी न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र कुछ भी हो सकती है, 60, 80, 102, आप कितने भी साल के हो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन न्यूनतम उम्र, लेकिन मतलब कि कम से कम आप 35 साल के होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तीसरी बात, आपके अंदर लोकसभा सदस्य बनने हेतु जो योग्यता होती है वो होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन आप लोकसभा सदस्य बनने हो हेतु जो योग्यता हो वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। मतलब आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? सिर्फ एक बार, 2 बार, 3 बार? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही है। यहां पर ऑप्शन डी सही है। एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार बन सकता है, बन सकता है। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि आप इतनी बार बन सकते हो। जबकि अमेरिका में क्या है कि एक व्यक्ति कम से कम अधिकतम 2 बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। दरअसल 1956 की बात है। नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, इनके बीच मनमुटाव हो गया और राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनते हैं। जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं तो नेहरू जी को ये, और उसके बाद ये पता चला कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो नेहरू जी उसमें प्रावधान बनाने जा रहे थे कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कानून लाने जा रहे थे। लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को खत लिखकर कहा कि आप कानून मत बनाइए, हम अगली बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। तभी से तब जाकर उस समय कानून नहीं बन पाया। अतः आज तक कानून नहीं बना है। एक व्यक्ति चाहे जितनी बार भी चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अभी इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः ऑप्शन डी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है? प्रधानमंत्री,
लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सोचिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। जो देश का राष्ट्रपति होता है उसे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है जो देश का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। सोचिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सशस्त्र सेनाओं का मतलब तीनों सेनाओं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति अपना अगर अपने पद से त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? सोचिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? मतलब किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है संसद के द्वारा। आप बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो संविधान का अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में शुरू किया जा सकता है। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया जब भी शुरू होगा उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों है, अतः संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 61 से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जापान, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति में महाभियोग जो लगाया जाता है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है और भारत में भी महाभियोग लगाया जाता है। भारत में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संसद में शुरू होता है और अमेरिका में भी ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन भारत और अमेरिका के प्रावधान में कुछ अंतर है कि भारत पर संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन अमेरिका में उल्लंघन के अलावा अगर भ्रष्टाचार में भी वो पकड़ा जाता है तब भी महाभियोग की प्रक्रिया वहां शुरू की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? सोचिए, काफी सरल क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर फ्री का आंसर मिल सकता है, नंबर मिल सकता है। अनुच्छेद 54, 61, 75, 62। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन
बी सही है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जो कि किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया चलाने के 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। तो अनुच्छेद 61 काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सोचिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाकर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसके लिए जो अनुच्छेद है वो भी आपको याद रखना होगा। एक मिनट। जो संविधान का अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 55 है, इसमें निर्वाचन की रीति, मतलब किस आधार पर निर्वाचन किया जाएगा, ये बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन सी है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जबकि मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 लोगों का और राज्यसभा में 12 लोगों का किया जाता है, ये आपको पता है। और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो हम आप वोटिंग करते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं, सांसद का चुनाव करते करते हैं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि आप लोग या हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते, इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग नहीं लेता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। सोचिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, विधान परिषद। लोकसभा के सदस्य, मतलब सांसद लोग, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य जितने हैं, जैसे लोकसभा में 545 लोग हैं ये, लेकिन मनोनीत सदस्य छोड़ के, तो 545 में 2 लोग मनोनीत होते हैं, तो 543 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राज्यसभा में 245 लोग हैं, इसमें 12 लोग मनोनीत होते हैं, तो 12 लोग को छोड़कर जो 233 लोग बचेंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। विधानसभा मतलब विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा, जिसमें विधायक होते हैं, जिनका नेता मुख्यमंत्री होता है, वो भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अतः ये प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि सभी राज्य हिस्सेदारी नहीं ले सकते। अतः विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? मतलब राष्ट्रपति का पद जो है, अगर उसे पुनः निर्वाचन करने की जरूरत पड़ी, तो कौन सा द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र की मतगणना होती है, तो यह कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51, 52, 57, 55। सोचिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 57। जो संविधान का अनुच्छेद 57 है, यह राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57 में है। जबकि अनुच्छेद 51 इससे संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, आप पढ़े होंगे। अनुच्छेद 52 की बात की जाए, तो यह भारत के लिए राष्ट्रपति होगा, भारत के राष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 55 की बात की जाए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, अभी पीछे आपको बताए थे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? मान लो राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर कोई विवाद हो गया, तो इसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। सोचिए कौन करेगा?
चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे, इनका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, जबकि अन्य चुनावों का निर्णय चुनाव आयोग करेगा। जो प्रॉब्लम होगी उसे चुनाव आयोग दूर करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद आया, उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो आप बताइए कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगर उसने ही सलाह दे दिया कि आप लोकसभा को भंग कर दो, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन सी सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट, राज्य मंत्री। सोचिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, राज्यपाल। एक चीज आप जानते रहिएगा, ये है संसद। संसद में तीन लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य में होता है विधानमंडल। विधानमंडल में भी तीन लोग होते हैं, विधान विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हालांकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा और राज्यपाल सभी राज्यों में होते हैं। तो जिस तरह केंद्र में मुख्य आदमी राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्यों में जो मुख्य आदमी होता है वो राज्यपाल होता है, जिसे राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। जब कभी राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, तो राज्य का समस्त कार्यभार राज्यपाल के माध्यम से ही राष्ट्रपति राज्य के कार्यभार देखता है। अतः राष्ट्रपति का एक प्रमुख के रूप में राज्यपाल राज्यों में रहता है। जिस जो स्थिति राष्ट्रपति का केंद्र में होती है, वही स्थिति राज्यपाल का राज्यों में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, अतः इसको बहुत शांत मन से और बहुत ही तत्परता से इसका आंसर कीजिएगा, ताकि पेपर में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो किसकी सलाह लेता है? मुख्यमंत्री की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। राष्ट्रपति राज्यपालों की जो नियुक्ति करता है, इसमें वो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, तभी वो राज्यपालों की नियुक्ति करता है। आप एक चीज जानते होंगे आप एक चीज जानते होंगे कि जब राष्ट्रपति बदलता है, तो उस समय राज्यों के राज्यपाल नहीं बदलते, लेकिन जैसे ही किसी केंद्र की सरकार बदल जाती है, जैसे ही केंद्र की सरकार बदलती है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल बदल जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यों में अलग अलग राज्यपालों को नियुक्त करता है। अतः राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति की सलाह प्रधानमंत्री से ही लेता है। तो ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 78, 74, 124, 2, 123। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है, ये समझ लीजिए थोड़ा।
दरअसल मान लीजिए संसद है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा है। अब लोकसभा राज्यसभा, पहले कोई कानून अगर बनना होता है तो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, कानून बन जाता है। अब मान लो कि लोकसभा सत्र में नहीं है और कानून बनाना अनिवार्य है, तो क्या होगा? ऐसे समय में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना देगा, और जब तक लोकसभा या फिर राज्यसभा लोकसभा सत्र में नहीं आती, जब तक संसद सत्र में नहीं आती, तब तक वो कानून लागू रहेगा। जैसे ही संसद सत्र में आएगी और नया कानून बनाएगी, तो अध्यादेश वाला कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अतः अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन डी सही है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी राष्ट्रपति टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अगले वीडियो में भी राष्ट्रपति से और क्वेश्चन आपको करवाना है, क्योंकि यहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अतः यहाँ पर आपके जो भी परफॉर्मेंस हो, आप राष्ट्रपति चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपसे और गलतियां ना हो और आप अपने आप को और सुधार सके। अगर आप चैनल पे नए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीपी के गंभीर अभ्यर्थी हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को भी पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।